नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रमेश कुमार सिंह फिर से अपने चैनल आरोही क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबे समय से लगभग एक हफ्ते से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। कारण यह था कि मेरा गला बैठ गया था और प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड ना होने के कारण मैं वीडियोस आगे अपलोड नहीं कर पाया। आज जो पोएम मैं पढ़ा रहा था, जॉन डोन द्वारा लिखित स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका फर्स्ट स्टांजा मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आज उसी का सेकंड स्टांजा मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ाकर उसको अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी क्लासेस को एंजॉय करेंगे। आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है, वो बेनिफिटेड हो सकें। और यदि संभव हो तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालें ताकि मैं और कुछ इम्प्रूवमेंट यदि ज़रूरी है तो वो कर सकूं, या फिर यदि आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछें। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्टांजा की ओर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का यह दूसरा स्टांजा है। हमने पहले स्टांजा में यह देखा कि पोएट जॉन डोन अपनी प्रियसी से, अपने बिलवेड से कहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूँ या ऊब गया हूँ, बल्कि मुझे इसलिए जाना पड़ता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ बेहतर करके, कुछ सिग्निफिकेंट करके दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि अपनी मौत को यूं ही ना आने दूँ, बल्कि अपनी मौत से पहले कुछ खास कर अपने जीवन की एक पहचान बनाऊं। तो तुम ऐसा मत सोचना कि ये दुनिया तुमसे बेहतर प्रेम मुझे दे पाएगी। तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी व्यक्ति हो। अब आइए हम दूसरे स्टांजा की तरफ चलते हैं। हमने देखा था इस पोएम में बहुत से ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स थे। यहाँ भी आपको सेकंड स्टांजा में भी वो देखने को मिलेंगे। सन जो है SUN यानी सूरज, उसमें NE एक्स्ट्रा देख रहे हैं आप, यहाँ पे लगा हुआ है। उसी तरह से आप आगे बढ़िए तो यू विल सी यहाँ हाफ में E एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यहाँ भी फियर में E है, मी में एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बिलीव की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, आज के समय में यहाँ आई होता है, IEV, बिलीव। उसी तरह से स्पर्स में यहाँ एक R ज़्यादा है और E ज़्यादा है। स्पर्स की स्पेलिंग होती है SPURS, और स्पर्स का मतलब होता है मोटिव या उद्देश्य। ठीक है, बाकी तो सब इजी वर्ड्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। यहाँ THEN है जबकि होना चाहिए THAN, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये गलत है, उस समय के अकॉर्डिंग ये सही था, ऐसे ही लिखा जाता था। आज के न्यू इंग्लिश में इसको THAN कंपैरेटिव वर्ड के तौर पे यहाँ पे यूज़ करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए। तो कवि ने देखा कि वह अपनी प्रेमिका को, प्रेयसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वह मान नहीं रही है। सो ही ट्राइज टू कंसोल हर गिविंग हर सम एग्जाम्पल्स। वो उसको अब कुछ इलस्ट्रेशन से, कुछ उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करता है। वह कोशिश करता है कि वह किसी तरह से उसे मना ले कि वो रोए ना, वो दुखी ना हो उसके जाने पर। तो वो कहता है, वह उपमा देता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि एक अलंकार है, उपमा अलंकार है, यानी वो एग्जाम्पल्स से तुलना करते हुए अपनी जीवन की परिस्थिति को, अपनी प्रेमिका को बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा है। तो yesternight the sun went hence and yet is here today. He hath no desire nor sense nor half so short away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइम स्कीम वहाँ पर है। जो हमने फर्स्ट स्टांजा में समझी थी वही राइम स्कीम यहाँ पे भी मेंटेन्ड है।
आइए बढ़ते हैं आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यस्टर नाइट यानी बीती हुई रात, यानी कल की रात। सूर्य जो है वो चला गया। शाम को सूरज अस्त होता है, तो कवि उसी के बारे में कह रहा है कि शाम को कल रात सूर्य चला गया और आज सुबह ही देखो वो फिर आ चुका है। यानी कल रात को गया और आज आ भी गया, इतनी दूरी तय करके। ही हैथ, हैथ मतलब होता है हैज़, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, न्यू इंग्लिश में इसको हम हैज़ पढ़ेंगे। ही हैथ, ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, और उसके पास तो ना ही कोई इच्छा है, डिज़ायर मतलब इच्छा, कामना, और सेंस मतलब कोई भावना, ना ही उसके पास कोई संवेदनशीलता है, ना ही कोई उसके पास भावना है, ना ही उसकी कोई कामना है। फिर भी वह इतनी लंबी जर्नी तय करके इतने कम समय में आ गया। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और मेरा रास्ता तो उसके आधे से भी कम है, आधे से भी बहुत छोटी दूरी मुझे तय करनी है। देन फियर नॉट मी, तो तुम मेरे बारे में क्यों डरती हो। फियर मतलब होता है डरना, मेरे बारे में बिल्कुल डरो मत, क्योंकि जब वह सूरज इतनी दूरी तय करके इतने कम समय में वापस लौट गया, वो भी जब उसके पास कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं थी, तो मेरे पास तो बहुत सी इच्छाएं हैं, मेरे पास तो एक बहुत बड़ा मोटिव है। तो तुम डरो मत मेरे बारे में, क्योंकि उससे आधे से भी कम रास्ता मुझे तय करके वापस आना है। बट बिलीव, और विश्वास रखो, लेकिन विश्वास रखो दैट आई शैल मेक, कि मैं स्पीडियर जर्नीज करके, यानी उससे भी तीव्र गति से अपनी यात्रा पूरी करके। किससे, तो कवि तुलना करता है अपनी यात्रा को सूर्य की यात्रा से, कि सूर्य की यात्रा से भी तेज यात्रा करके मैं वापस आऊंगा। सिंस आई टेक, क्योंकि मेरे पास है, चूंकि मेरे पास क्या है, मोर विंग्स एंड स्पर्स। स्पर्स मतलब मोटिव, उद्देश्य, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इच्छाएं हैं। विंग्स का मतलब यहाँ पे इच्छाएं हो जाएगा, और स्पर्स का मतलब हो जाएगा मोटिव, उद्देश्य है, उससे भी ज़्यादा। देन ही, किससे तुलना कर दी, ही मतलब सूरज से। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी एक इनह्यूमन ऑब्जेक्ट है, और इसको ही कह के सूर्य को कवि दर्शाने की कोशिश कर रहा है। यानी इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है। यानी द पोएट इज ट्राइंग टू रेंडर द क्वालिटीज of human in an inanimate object. Here we can say sun. So this kind of figure of speech is known as personification. इसको personification कहा जाता है। हम कहेंगे कि कवि ने अपनी बातों का मानविक मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मानवीकरण किया है। यहाँ पर मानव का गुण दिखाने का प्रयास किया। किसमें, एक ऐसे ऑब्जेक्ट में, एक ऐसी चीज़ में जो अमानवीय है, या यूं कहें कि जो मानव नहीं है, आदमी नहीं है। तो सूर्य से तुलना करते हुए कवि कहता है कि उसके पास तो कोई इच्छा नहीं है, उसके पास तो ज़्यादा भावनाएं नहीं हैं, फिर भी इतनी लंबी दूरी वो तय करके कल रात को गया और आज सुबह आ भी गया। तो मैं तो उससे आधे से भी कम दूरी तय करके आने वाला हूँ, और वादा करता हूँ, तुम विश्वास रखो, मैं बड़ा ही जल्दी यह यात्रा पूरी करके आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सूर्य से भी ज़्यादा इच्छाएं हैं, और तुम्हारे जैसे सबसे प्यारी वस्तु कहना सही नहीं होगा, लेकिन सबसे प्यारे व्यक्ति के पास लौटने का मेरे पास एक बहुत ही ठोस मोटिव है, उद्देश्य है। तो तुम क्यों डरती हो, तुम प्लीज़ मेरे बारे में डरो मत। तो हमने ये देखा कि पहले स्टांजा में कवि ने उसको ये समझाने की कोशिश की कि तुम अपने दिमाग में ऐसा ख्याल मत लाओ कि मैं तुमसे ऊब कर जा रहा हूँ, और दूसरे स्टांजा में मेन जो थीम निकल के आता है वो ये कि कवि उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी चिंता मत करो, डरो मत, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टांजा अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं अगला स्टांजा तुरंत ही अपलोड करूँगा। धन्यवाद।